नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य और व्याकरण गुरु चैनल पर। आज हम भाषा के विषय में पढ़ेंगे और आपको मैं पहले से ये बताना चाहूँगी कि हमारा प्रयास अब एनटीए नेट पर अधिक रहेगा। तो जो एनटीए नेट या हिंदी से संबंधित कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वो यहाँ से हमारे साथ जुड़ जाएं, और जो इन परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर रहे हैं, केवल हिंदी के विषय में जानकारी चाहते हैं, वो भी इसमें कक्षा में रहें। इसके अतिरिक्त जो भी 10वीं कक्षा के 12वीं कक्षा के छात्र छात्राएं हैं वो चाहें तो पढ़ सकते हैं, आगे काम आएगा, नहीं तो यहीं पर अपना वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज हम प्रथम अध्याय को करेंगे जिसमें हम भाषा को पढ़ेंगे। भाषा के लिए हमें एक परिभाषा बहुत अच्छे से याद करनी चाहिए जो कि है पतंजलि जी की व्यक्तावाची वर्णा ये शाम त इमे व्यक्तवाच्य है। व्यक्तावाची वर्णा ये शाम त इमे व्यक्तवाच्य। तो ये है पतंजलि की वाणी, व्यक्त वाणी जो है वही भाषा है। उनका कहना ऐसा है। कामता प्रसाद गुरु जी की बहुत प्रसिद्ध है, वो है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचार स्वयं या आप स्पष्टतया समझ सकते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं, ऐसा कामता प्रसाद गुरु जी ने कहा। एक श्याम सुंदर दास जी की बहुत प्रसिद्ध है, तो मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं, ऐसा कहा श्याम सुंदर दास जी ने। तो ये थी भारतीय आचार्यों की भाषा से संबंधित, वाणी से संबंधित परिभाषाएं। इसी क्रम में हमें थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए बाहर के जो शास्त्री हैं वो क्या कहते हैं। आइए, बाहर के जो शास्त्री हैं हेनरी स्वीट और गार्डिनर, इनकी बड़ी ही बार मैंने देखा है पेपर में आई होती है परिभाषा, कभी मिलान करो में आती है तो कभी पूछा गया होता है रिक्त स्थान के आधार पर। तो हेनरी स्वीट कहते हैं ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। गार्डिनर, इनकी परिभाषा भी हम कर लेते हैं, सरल भी है और महत्वपूर्ण भी है। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है। व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार करने की बात किसने कही है? गार्डिनर जी ने। उसे भाषा कहते हैं, उन्हें भाषा कहते हैं। दोबारा से देख लेते हैं। हेनरी स्वीट समन्वय सिद्धांत के प्रवर्तक भी हैं। आप इस बात को याद रखिए, समन्वय सिद्धांत, भाषा से संबंधित समन्वय सिद्धांत किसने दिया? हेनरी स्वीट जी ने। तो उनकी परिभाषा है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। अब गार्डिनर जी की करते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उन्हें हम भाषा कहते हैं। क्लियर है भाषा की परिभाषा यहाँ तक? आइए अब इसको हम आगे पढ़ते हैं। भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत। भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत मुख्यतः 8 माने जाते हैं, जिनमें प्रथम है दिव्य उत्पत्ति सिद्धांत। दिव्य यानी कि डिवाइन थ्योरी। ये हमें कहाँ से मिली है? प्राचीन धर्म ग्रंथ। प्राचीन धर्म ग्रंथों में भाषा की उत्पत्ति के लिए दिव्य उत्पत्ति सिद्धांत दिया गया है कि दिव्य रूप से भाषा की उत्पत्ति हुई। धातु यानी कि रूट थ्योरी, धातु सिद्धांत यानी कि रूट थ्योरी दिया हेज और मैक्स मुलर ने धातु सिद्धांत दिया। श्रम ध्वनि यानी कि यो हे हो सिद्धांत दिया न्योरे ने। संकेत या एग्रीमेंट सिद्धांत दिया रूसो ने। संपर्क या कॉन्टैक्ट सिद्धांत दिया जी रेवेज ने। इंगित अर्थात गेस्चर, ये दिया डॉक्टर राय ने। रणन सिद्धांत यानी कि डिंग डोंग थ्योरी, ये दिया प्लेटो, हेज, मैक्स मुलर। अब आपसे एक प्रश्न है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हेज और मैक्स मुलर ने भाषा की उत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांत दिए हैं, वो दोनों कौन से हैं? एक रणन सिद्धांत है और दूसरा कौन सा है? मैं ऊपर बता चुकी हूँ, जिसे हम अंग्रेजी में रूट थ्योरी कहते हैं, हिंदी में वो क्या है?
तो मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको आज की कक्षा अच्छी लगी है और आप आगे इसी प्रकार से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारे पास बहुत अच्छे से आप पढ़ना चाहते हैं तो हम इसे कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो वापस से हम छोटी कक्षाओं की तैयारी शुरू करेंगे, 10वीं 11वीं 12वीं इनकी। समन्वय सिद्धांत दिया हेनरी स्वीट ने, मैंने अभी अभी आपको उसकी परिभाषा भी बताई जो उन्होंने भाषा से संबंधित परिभाषा दी थी। यहाँ पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में आ चुकी है कि भाषा की उत्पत्ति एवं विश्व भाषा निर्माण, भाषा की उत्पत्ति एवं विश्व भाषा निर्माण, इन दो विषयों पर विचार नहीं किया जाएगा, ऐसा कब और किसने कहा? तो ऐसा हुआ 1866 ईस्वी में पेरिस में भाषा विज्ञान समिति, जिसका नाम रखा गया था ला सोसिएट लिंग्विस्टिक ने अपने अधिनियम में ये आदेश दिया कि भाषा की उत्पत्ति एवं विश्व भाषा निर्माण, इन दो विषयों पर विचार न किया जाए। अब हम आगे करते हैं। भाषा से संबंधित कुछ बातें हमें याद रखनी चाहिए जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए कि भाषा एक सामाजिक अर्जित की जाती है। जन्मजात हमारे अंदर से भाषा नहीं होती है, हम दूसरों के द्वारा सीखते हैं। और दूसरों से कैसे सीखते हैं? अनुकरण से। तो भाषा सामाजिक, अर्जित, सतत प्रवहमान, हमारे साथ साथ लगातार, सतत मतलब लगातार चलती है। नैसर्गिक है, स्वाभाविक है। परिवर्तनशील है, भाव संप्रेषण का माध्यम है। सहज है, अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, हम बड़ों का अनुकरण करते हैं। परंपरागत वस्तु है, जटिल से सरल की ओर जाती है, संयोग से वियोग की ओर जाती है। और प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक पृथक अर्थात अलग अलग होती है। अब यहाँ पे हमने क्या क्या ध्यान रखना है? सामाजिक, अर्जित, नैसर्गिक, सतत प्रवहमान, परिवर्तनशील, भाव संप्रेषण का माध्यम, सहज, अनुकरण आधारित, परंपरागत वस्तु, जटिल से सरल, संयोग से वियोग, और प्रत्येक भाषा की अलग अलग संरचना होती है। इस प्रकार के मिलान, ये 12 चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है। इस प्रकार के बहुत प्रश्न आते हैं, भाषा अर्जित है या नैसर्गिक है, या इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं। हम करेंगे भी अपने उदाहरण में। तो आपको ये बात समझनी है और ध्यान रखनी है कि भाषा सामाजिक, अर्जित, सतत प्रवहमान, नैसर्गिक, परिवर्तनशील, जटिल से सरल की ओर जाने वाली, अनुकरण आधारित, भाव संप्रेषण का माध्यम है, सहज है, परंपरागत वस्तु है। प्रत्येक भाषा की संरचना अलग अलग होती है। अब देखिए, भाषा के विकास के 4 चरण हैं। भाषा के विकास के 4 चरण हैं। प्रथम आंगिक, द्वितीय वाचिक, तृतीय लिखित और चौथा यांत्रिक। कौन से 4 हुए? आंगिक, वाचिक, लिखित, यांत्रिक, ये 4 भाषा के चरण हैं। और भाषा के रूप की बात की जाए तो वो बहुत से हैं। मानक या परिनिष्ठित, विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा और बोली। उसके अतिरिक्त व्यक्तिगत बोली, विशिष्ट भाषा, कूट भाषा यानी कि कोड लैंग्वेज, अपभ्रष्ट, उपभाषा तो विभाषा या प्रांतीय भाषा या बोली को ही कहते हैं। अब जो मैं आपको बता रही हूँ वो है अपभ्रष्ट, अपभाषा, अमानक भाषा, जो मानक भाषा की विपरीत है। और अंत में हम करेंगे राष्ट्रभाषा। यहाँ तक क्लियर हुआ? मैं आपको प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट ही बता रही हूँ। जो कठिन से कठिन बिंदु हैं मैं उन्हें ही बोलूँगी। डिटेल या विस्तार से अगर आप चाहेंगे तो वो अवश्य बताऊँगी, लेकिन अगर आप प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं और एक बार साहित्य का इतिहास पढ़ चुके हैं, भाषा को पढ़ चुके हैं, तो शायद आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं आया तो मैं दोबारा से ही बता सकती हूँ, इसको विस्तार पूर्वक भी बता सकती हूँ। तो भाषा के विकास के 4 चरण: आंगिक, वाचिक, लिखित, यांत्रिक। अंक के द्वारा, पहले बच्चा अंक के द्वारा बताता है, रोकर, कैसे भी। वाचिक मतलब बोलकर, लिखित लिख कर, यांत्रिक यंत्र के माध्यम से, जैसे मोबाइल से हम लिख कर देते हैं। भाषा के रूप में मैंने आपको बताया मानक यानी कि स्टैंडर्ड भाषा, विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा, बोली, ये सब एक ही चीज़ है। व्यक्ति बोली, एक व्यक्ति की विशिष्ट बोली भी होती है। विशिष्ट भाषा, कूट भाषा, अपभ्रष्ट, अपभाषा या अमानक भाषा, और राष्ट्र भाषा। अब इसके बाद का जो चरण है वो आता है विश्व भाषाओं का वर्गीकरण। विश्व भाषाओं का वर्गीकरण जो है वो
क्या है, कितना है, किस प्रकार से है। सबसे पहले उसे करने से पहले हम ये देखेंगे कि विश्व में कितनी भाषाएं हैं। विश्व में कुल 2796 भाषाएं मानी जाती हैं। बहुत से विद्वान 3000 भी मानते हैं। 2796 और बहुत से विद्वान 3000। मेन बिंदु आपको मैं दे रही हूँ। उससे अधिक अगर आप जानकारी चाहते हैं या इन्हीं के विस्तार चाहते हैं कि किसने 2796 कहा, किसने क्या कहा, वो हम विस्तार में करेंगे यदि आप मुझे कमेंट करके कहते हैं तो। आकृतिक मूलक भाषा। विश्व की भाषाओं को दो भागों में बांटा गया, आकृति मूलक और पारिवारिक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरण में हम ये कह सकते हैं कि आकृति मूलक वर्गीकरण जो है उसके कई नाम हैं। रूपात्मक वर्गीकरण, रचनात्मक, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, पदात्मक, पदाश्रित। क्योंकि आकृति मूलक वर्गीकरण जो है वो पद पर आधारित है, इसलिए इसे पदाश्रित या पदात्मक, रचनात्मक, रूपात्मक, व्याकरणिक, वाक्यात्मक वर्गीकरण भी कहा जाता है। प्रोफेसर श्लेगल ने आकृतिक मूलक वर्गीकरण जो है, आपको यहाँ मैं दिखाती हूँ, देखिए इसमें उन्होंने किस प्रकार से किया। भाषा को दो भागों में बांटा, अयोगात्मक और योगात्मक। अयोगात्मक के कोई उन्होंने भेद नहीं दिए, योगात्मक के उन्होंने 3 भेद दिए। प्रथम अश्लिष्ट, तो द्वितीय श्लिष्ट और तृतीय प्रश्लिष्ट। अश्लिष्ट में पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। श्लिष्ट में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी के भी उन्होंने 2 भेद किए हैं, संयोगात्मक, वियोगात्मक, और बहिर्मुखी के भी 2 ही भेद किए हैं, संयोगात्मक और वियोगात्मक। उसके बाद आता है प्रश्लिष्ट। इसमें उन्होंने पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट ये भेद किए हैं। दोबारा देख लेते हैं। भाषा के 2 भेद किए हैं, अयोगात्मक, अयोगात्मक, योगात्मक। उसके बाद योगात्मक के उन्होंने 3 भेद किए हैं, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। प्रश्लिष्ट के 2 भेद किए हैं, पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। श्लिष्ट के 2 भेद किए हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, और इन दोनों के आगे 2 भेद किए हैं, वियोगात्मक और संयोगात्मक। अश्लिष्ट के उन्होंने 4 भेद किए हैं, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत, पूर्व और अंत में भी योगात्मक। इस प्रकार उन्होंने प्रोफेसर श्लेगल ने भाषा, जो कि आकृति मूलक वर्गीकरण है भाषा का, इस प्रकार से किया है। आइए अब कुछ जानकारी लेते हैं पारिवारिक वर्गीकरण की, जिसे वंशात्मक, कुलात्मक, ऐतिहासिक, वंशानुक्रमिक वर्गीकरण भी कहा जाता है। हमने पीछे किया था आकृति मूलक, जिसे रचनात्मक, पदाश्रित या पदात्मक वर्गीकरण कहा जाता है। उसी तरह से पारिवारिक वर्गीकरण के कुछ नाम हैं, वो हैं वंशात्मक, कुलात्मक और ऐतिहासिक वर्गीकरण। इसमें पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व एवं अर्थ तत्व दोनों पर ध्यान दिया जाता है। उसमें किस पर ध्यान था? पद पर। और इसमें रचना तत्व और अर्थ तत्व पर ध्यान दिया जाता है। इसके महत्वपूर्ण आधार क्या रहेंगे? पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द, स्थानिक समीपता। 6 हो गए। पद रचना, वाक्य रचना, अर्थ तत्व, ध्वनि, शब्द, स्थानिक समीपता, ये 6 हो गए। पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द, स्थानिक समीपता, 6 हो गए। विल्हेल्म फॉन हुम्बोल्ट, विल्हेल्म फॉन हुम्बोल्ट ने और भोलानाथ तिवारी जी ने विश्व की भाषाओं के 13 परिवार माने हैं। कितने परिवार माने हैं? 13। फ्रीडिश और म्यूलर ने 100 परिवार भी माने हैं। हम भोलानाथ तिवारी जी को ज़्यादा फॉलो करते हैं तो हम 13 परिवार को महत्व देते हैं। वैसे 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 परिवार, यानी कि 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 परिवार सभी ने ही माने हैं। हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे, 4 भौगोलिक क्षेत्र और उनके 18 परिवार। आइए देखते हैं 4 भौगोलिक क्षेत्र कौन से हैं। वो हैं यूरेशिया, अफ्रीका भूखंड, अमेरिका भूखंड और प्रशांत महासागरी। पहला यूरेशिया, जिसमें भारोपीय भाषा परिवार को माना जाता है, जिसमें हिंदी है। हमने मुख्यतः भारोपीय भाषा परिवार यानी कि आर्य भाषा का ही अध्ययन करना है। तो यूरेशिया, अफ्रीका भूखंड, अमेरिका भूखंड,
प्रशांत महासागरी। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जिसने एक बार भाषा को थोड़ा बहुत पढ़ा है उसे आज का वीडियो समझ आ जाएगा। जिसने भाषा को एक बार भी नहीं पढ़ा है, इतिहास को नहीं पढ़ा है, कौन से परिवारों को नहीं पढ़ा है, उसे आज का वीडियो शायद समझ ना आए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, या तो आप उन्हें एक बार पढ़ लीजिए। अगर आपने उन्हें नहीं पढ़ा है और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको विस्तार से समझाऊँगी। यूरेशिया जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके आधार पर जो 10 भाषा परिवार हैं वो हैं भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, काकोशी भाषा परिवार, चीनी भाषा परिवार, जापानी कोरियाई भाषा परिवार, सामी हामी भाषा परिवार, अति उत्तरी जिसे हाइपसबोरी भाषा परिवार भी कहा जाता है अंग्रेज़ी में, बास्क, उराल अल्ताई परिवार, बुरशस्की परिवार। ये हो गए 10। कौन कौन से 10 और किस में है ये? यूरेशिया अर्थात यूरोप और एशिया का जो भाषा परिवार है वो भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, काकोशी भाषा परिवार, चीनी परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, सामी हामी परिवार, अति उत्तरी जिसे हाइपसबोरी परिवार भी कहते हैं, बास्क परिवार, उराल अल्ताई परिवार और बुरशस्की परिवार। हो गए 10। उसके अलावा 4 जो हैं अफ्रीका भूखंड, अमेरिका भूखंड, प्रशांत महासागरी भूखंड, इनके ज़रूरत नहीं है, आप कहेंगे तो मैं बाद में करवा दूंगी। अब हम नेक्स्ट करते हैं भारोपीय परिवार यानी कि इंडो जर्मनिक या फिर आर्य परिवार या भारत हिती परिवार। ये सभी इसके नाम हैं। पहला नाम मैंने आपको बताया इंडो जर्मनिक भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार, भारत हिती परिवार। इसके 10 शाखाएं हैं जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। शतम यानी के सतम और केतुम, इन 2 भागों में बांटा है 10 शाखाओं को। शतम यानी कि सतम की 4 शाखाएं हैं, भारत ईरानी अर्थात आर्य भाषा परिवार, आर्मीनी, अल्बानी और बाल्टो स्लाविक। और केतुम में जो है वो जर्मनिक, इटालिक, हिटाइक, केल्टिक, ग्रीक और तोखरी। जर्मनिक, इटालिक, हिटाइक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, ये हो गए टोटल 10। दोबारा से गिने, भारोपीय परिवार के इंडो जर्मनिक, आर्य भाषा परिवार, भारत हिती परिवार, ये इनके नाम हैं अलग अलग, सबका मतलब एक ही है, भारोपीय परिवार। 10 शाखाएं हैं जिनको 2 भागों में बांटा गया है। शतम अर्थात सतम और केतुम। शतम और केतुम में 2 भागों में बांटा गया है। शतम में भारत ईरानी, अरमानी, अल्बानी, बाल्टो स्लाविक। भारत ईरानी, अरमानी, अल्बानी, बाल्टो स्लाविक। और केतुम में जर्मनिक, इटालिक, हिटाइक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, ये हो गए 6 और वो सतम के 4, तो टोटल हो गए 10। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भारत ईरानी अर्थात आर्य भाषा के 3 उपवर्गीय हैं, ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा। ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा। मैं जानती हूँ आज की कक्षा आपको काफ़ी कठिन लगी होगी और आप शायद आगे करना ना चाहें, आगे थोड़ा सरल भी रहेगा और मैं थोड़ा विस्तार से भी करवाऊँगी। ये भाषा का थोड़ा सा, क्योंकि ये बातें हमने पहले नहीं पढ़ी हैं या ये हमें नहीं समझ आ रही हैं, इसलिए शायद हमें थोड़ी सी कठिनाई लगे और प्रयास करूँगी और अधिक सरलता से करवाने की। आप इन्हें कृपया अपनी कॉपी में अवश्य नोट कर लें, बिना कॉपी में नोट किए नहीं कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।